हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज से फिजिक्स की सीरीज जो है वो कंटिन्यू करेंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो होगा प्रकाश, लाइट। और लाइट फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का प्रकाश। प्रकाश है क्या दोस्तों? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो आंखों को संवेदित कर वस्तुओं के रंग रूप का ज्ञान कराती है। देखिए, लाइट ही, ठीक है, लाइट क्या है? तो एनर्जी का एक रूप है और लाइट के वजह से ही दुनिया में आप किसी भी चीज को, किसी वस्तु को देख पाते हैं और ये समझते हैं कि वस्तु जो है वो किस रंग की है। ये कौन बताता है आपको? तो लाइट, प्रकाश के कारण ही। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो आंखों को संवेदित कर वस्तु के रंग रूप का ज्ञान कराती है। साथ ही दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है प्रकाश? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो निर्वात में और पारदर्शी माध्यमों को पार कर जाती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात और पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है। निर्वात यानी कि वैक्यूम को पार कर जाता है, यानी लाइट को, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। यानी प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रकाश जो है वो मीडियम में, माध्यम में चल नहीं सकता। चल सकता है, लेकिन उसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको अयांत्रिक तरंग भी कहा जाता है क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखिएगा, अब किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जिसमें कोई, जैसे कोई प्रदीप्त वस्तु होती है, प्रदीप्त वस्तु उसको कहा जाता है जो लाइट इमिट करता है। और हम जितनी भी प्रदीप्त वस्तुओं को देखते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदीप्त वस्तु जो है वो सन होता है, सूर्य होता है। और सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी तक आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाद, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके पहले क्या है? निर्वात है, यानी कि वहां पे वैक्यूम है, वहां पे हवा नहीं है। और इतनी दूरी, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य के प्रकाश को ये निर्वात पार करके जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकेंड लगता है। लगभग 500 सेकेंड पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगता है। और इस 500 सेकेंड को अगर मिनट की हम बात करें तो ये हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। अगर सेकेंड की बात करें तो टोटल 500 सेकेंड लगता है। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो पृथ्वी की जो वायुमंडल है, उसके बाद, पृथ्वी के वायुमंडल के बाद क्या है? निर्वात है, यानी कि वहां पे हवा नहीं है, लेकिन प्रकाश जो है उस निर्वात को पार कर जाता है। तो प्रकाश की चाल जो है वो सबसे तीव्र होती है। तो प्रकाश की चाल जो है वो सबसे तीव्र होती है। प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी जो है वो क्या करता है? तय कर सकता है। तो इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और इस दूरी को तय करने में, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 500 सेकेंड समय लगता है। यानी ये प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, लेकिन माध्यम में भी प्रकाश जो है वो चलता है। तो प्रकाश का जो वेग है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है, यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब दुनिया में किसी भी वस्तु को देखना है तो आप किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो आप जान लीजिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ही जरूरत होती है। यानी कि प्रकाश, जो लाइट है, वो किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलता है और जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उस वस्तु से टकराता है। और टकराने के बाद जो वहां से रिफ्लेक्ट होता है, वहां से परावर्तित होता है, तो वही प्रकाश किरण आपकी आंखों तक पहुंचती है और तब जाकर के आप उस वस्तु को देख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रदीप्त होगा, ल्यूमिनस होगा। ठीक है, तो सभी प्रकाश स्रोत विकिरण उत्सर्जित करता है।
यानी जैसे बल्ब को देख लीजिए, सूर्य को देख लीजिए, सूर्य से जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो वो विकिरण के रूप में निकलता है। कैसे निकलता है? विकिरण के रूप में। या फिर किसी टॉर्च को आप जलाइए, जब टॉर्च को आप जलाएंगे तो वहां से जो लाइट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो विकिरण के रूप में निकलता है, और विकिरण के रूप में निकल करके वो क्या करता है? वस्तु से टकराता है, और उस सतह से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो आपकी आंखों तक पहुंचता है, और तब आप उस वस्तु को जो है वो क्या करते हैं? देख पाते हैं। वही सभी प्रकाश स्रोत विकिरण उत्सर्जित करता है। यह विकिरण वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती है। तो वस्तु के दिखाई देने का कारण क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि दुनिया में सबसे जितनी भी वस्तु होती है, दुनिया में जितनी भी वस्तु है उसको अगर आप देखते हैं तो वो किस घटना के कारण देखते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं। यानी प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होता है, आपकी आंखों पर पड़ता है, तब आप वस्तु को देख पाते हैं। यानी कोई भी वस्तु आप क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आप देख पाते हैं। देखिए, अब मैंने अभी चर्चा की प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो वस्तु स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यानी कि वैसे वस्तु, वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तु, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर क्या बिजली का बल्ब जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर आप बोलेंगे कि सूर्य हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, सूर्य प्रदीप्त वस्तु हो सकती है, सूर्य प्रदीप्त वस्तु जो है हो सकता है। अब आप बोलेंगे क्या चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, बिजली बल्ब का अपना प्रकाश होता है, लालटेन का अपना प्रकाश होता है, ठीक है, मोमबत्ती का अपना प्रकाश होता है। तो जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा जो है प्रदीप्त वस्तु है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो ऑब्जेक्ट अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करता है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, जिसमें सूर्य प्रदीप्त वस्तु हो सकता है, लालटेन प्रदीप्त वस्तु हो सकता है, बिजली बल्ब प्रदीप्त वस्तु हो सकता है, मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु हो सकता है। ठीक है, तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब है, लालटेन है, सूर्य है, ये सभी जो है अपना प्रकाश क्या करते हैं? स्वतः उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु होती है। उसके बाद देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, प्रदीप्त जो है वो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, जबकि अप्रदीप्त वस्तु जो है उनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से जो है वो क्या करते हैं? चमकते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, जैसे मेज हो गया, जैसे कुर्सी हो गया, जैसे ये बोर्ड हो गया। ये बोर्ड हमको कैसे दिखाई दे रहा है? जब बल्ब जो है, बिजली का बल्ब का लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये हमारी आंखों पर पड़ रहा है, तो हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं, इस बल्ब, इस जो बोर्ड है उसको क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो आप समझ जाइए, ये जो वस्तु है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हो सकते हैं, कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, पृथ्वी हो गई इत्यादि, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? ये अप्रदीप्त के श्रेणी में आते हैं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस के श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं या फिर दिखाई देते हैं। अब देखिए प्रकाश की चाल, तो अभी हमने बताया कि प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, देखिए प्रकाश के वेग की गणना रोमर ने की थी। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना, इस फैक्ट को याद रखिएगा कि प्रकाश के वेग की गणना किसने की? तो रोमर ने की थी। एक और नाम याद रखिएगा, एक और नाम है फोकॉल्ट, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा फोकॉल्ट नाम के वैज्ञानिक, फोकॉल्ट नाम के वैज्ञानिक का भी नाम आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो प्रकाश की चाल की, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी या फिर फोकाल्ट ने की थी? फोकाल्ट का भी नाम इसमें आता है। प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यही हुआ कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जो कि अभी हमने बताया आपको। और प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। जो प्रकाश चलता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम का जो अपवर्तनांक है, यानी कि जिस मीडियम में प्रकाश चल रहा है उस मीडियम का जो अपवर्तनांक है, उस अपवर्तनांक पे प्रकाश का जो चाल है वो डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये प्रकाश, अब देखिए प्रकाश के 2 फेनोमेना होते हैं। हाँ, तो प्रकाश जो है, प्रकाश के 2 फेनोमेना होते हैं। ठीक है, लाइट के 2 फेनोमेना होते हैं। कौन कौन? एक होता है परावर्तन और दूसरा होता है अपवर्तन। देखते हैं कि परावर्तन क्या है। ठीक है,
देखिए जब प्रकाश की किरण, ये एक जो है ये सतह हो गई, ठीक है, ये क्या है, एक सतह हो गया, अपारदर्शी सतह है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि दुनिया में कोई भी वस्तु अगर आप देख पाते हैं तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। प्रकाश के दो फेनोमेनन होते हैं, एक होता है परावर्तन और दूसरा होता है अपवर्तन। परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो गई एक सतह, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है और इस सतह से टकराने के बाद जब ये प्रकाश की किरण इस सतह से टकरा रही है तो वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। देखिए ये सतह हुआ, ये प्रकाश की किरण आई, इस सतह से टकराई और टकरा करके वापस इसी माध्यम में जब लौट जाती है तो इस परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए ये प्रकाश किरण आ रही है, यहां टकरा रही है, इसके नीचे जो है क्या है, ये एक दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है और दर्पण से जो है प्रकाश किरण टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए प्रकाश का परावर्तन तो हर वस्तु से होता है, जितनी भी वस्तु को आप देखते हैं उससे प्रकाश का परावर्तन होता है तो ही आप देख पाते हैं। लेकिन अगर दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है तो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है और अगर वो दर्पण पॉलिश हो तो वो और भी ज्यादा होता है। तो ये दर्पण जो है नीचे देखिए पॉलिश किया हुआ है और प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ जो इसके सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जब ये परिघटना सेम मीडियम में होती है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो ये जो एंगल आया, इस एंगल को कहा जाता है इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है, आपतित किरण क्या है, तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहा जाता है और जो किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। तो ये आने वाली किरण है, इसको क्या कहते हैं, ये हो गई आपकी आपतित किरण। ये किरण जो है वो आपतित किरण हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और जो किरण टकरा करके वापस लौट जाती है ये किरण कहलाती है परावर्तित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये आपतित किरण हुई, आने वाली किरण ये लौट गई है, परावर्तित हो गई तो इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। और ये जो किरण है समतल पे एक लंबवत, समतल दर्पण जो है उसके लंबवत जो किरण खींची गई है इसको अविलंब या फिर सामान्य रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सामान्य रेखा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल रे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब ये आपतित किरण आ रही है और दर्पण से टकरा रही है तो इसके बीच में ये जो अविलंब है, तो ये आपतित किरण अविलंब के साथ क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, एक कोण बनाती है और इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इंग्लिश में इसको इंसिडेंट एंगल कहा जाता है, एंगल आई से इसको डिनोट किया जाता है। और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो है वो अविलंब के साथ एक एंगल बनाती है, इसको एंगल आर के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण हुआ, ये जो कोण हुआ ये हुआ परावर्तन कोण। इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये क्या है, आपतन कोण, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। तो हमें लगता है कि प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए होंगे और इसी के चलते दुनिया में सारी वस्तुओं को आप देख पाते हैं। देखिए होता क्या है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकरा रही है तो वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। देखिए पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही सतह पर मिलते हैं। क्या होता है जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही सतह पर मिलते हैं। तो देखिए यहां पे ये हुई आपतित किरण, यानी आने वाली। आपतित किरण क्या है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहा जाता है और टकरा करके वापस लौटने वाली, उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है।
और इनके बीच में समतल दर्पण पे खींचा गया जो लंबवत रेखा होता है उसी को हम अविलंब यानी कि सामान्य रेखा कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही सतह पर मिल रहा है ना, तो ये परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही सतह पर मिल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक ही सतह पर मिल रहा है, ठीक है। दूसरा ये देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही है और अविलंब के साथ ये जो एंगल बन रहा है एंगल आई, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई का मतलब क्या हुआ, एंगल आई का मतलब हो गया आपतन कोण, ये क्या हुआ आपतन कोण। और एंगल आर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये परावर्तन का सेकंड लॉ कहता है। और परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों जो है वो एक ही सतह पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही सतह पर मिलते हैं तथा एंगल आई इक्वल टू आर, एंगल आर यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसका जो उदाहरण है वो क्या है कि दुनिया में किसी भी वस्तु को, जैसे आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है किसी प्रदीप्त वस्तु से निकल करके वस्तु से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पड़ती है, तब आप चीजों को देखते हैं। ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो दुनिया में जितनी भी चीजों को आप देखते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही आप देखते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब देखिए प्रकाश का दूसरा फेनोमेना है, प्रकाश का दूसरा जो फेनोमेना है वो है अपवर्तन। देखिए अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यहाँ पे माध्यम सेम था, यहाँ पे माध्यम जो है वो चेंज हो रहा है। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि मार्ग से जो है वो क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है। जैसे देखिए ये है प्रकाश की किरण, आपतित किरण जो है आ रही है और यहां से ये दूसरे माध्यम से, ये हुआ विरल माध्यम और ये हुआ सघन माध्यम। विरल माध्यम को क्या कहा जाता है, विरल माध्यम को रेयरर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेयरर कहा जाता है और इसको है डेंसर कहा जाता है। देखिए तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये क्या हो रहा है, अविलंब के तरफ मुड़ रही है, अविलंब के तरफ मुड़ रही है। यानी कि इसका मार्ग जो है ऐसे सीधा होना चाहिए था, इसका मार्ग जो है वो सीधा होना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जा रही है। माध्यम चेंज होते ही ये जो है अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है। तो इस परिघटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब के तरफ मुड़ती है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्रकाश की किरण अगर रेयरर टू डेंसर, जहां पे रेयरर हम वायु को मान लेते हैं और डेंसर हम पानी को मान लेते हैं, तो प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण जो है अविलंब की तरफ मुड़ रही है। क्या हो रहा है जी, अविलंब की ओर मुड़ती है। कब, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अविलंब के तरफ मुड़ रही है। लेकिन अगर यही जो है उल्टा होता, यानी कि यहां पे देखिए यहीं पे ये परिघटना क्या हो जाती, उल्टा हो जाती, यानी कि सघन माध्यम हो जाता, ये सघन माध्यम हो जाता और ये हो जाता विरल माध्यम। और अब प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो ये हो गया अविलंब। तो क्या होगा, यहां पे आपने देखा कि अगर विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की तरफ मुड़ रही है, लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगी तो ये अविलंब से दूर भागेगी। ये जो है क्या होगी, अविलंब से दूर भागेगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि माध्यम क्या है, तो यहां पे विरल से सघन में जाएगी, तो विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ती है, और सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अविलंब से दूर जाती है, अविलंब से दूर जाती है। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब के तरफ मुड़ती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। कौन कौन है, तीनों किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। इसमें क्या हुआ, इस किरण को क्या कहेंगे, ये हो गई आपतित किरण, ये किरण हो गई आपतित किरण, और ये जो किरण है दूसरे माध्यम में जाकर के अविलंब की तरफ मुड़ रही है, इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण। देखिए यहां पे इसको परावर्तित किरण बोल रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है तो ये अपवर्तन हो रहा है,
इसलिए ये जो किरण है वो कौन सी किरण है, ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये हो गया आपका अविलंब, ये क्या होगा, अविलंब। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं ना। तो ये क्या कहता है, अपवर्तन का पहला नियम कि तीनों किरणें एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और अपवर्तन का दूसरा नियम जो है वो क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, एक ही अलग अलग माध्यम में चलती है, देखिए प्रकाश की किरण जब एक ही, ये अलग माध्यम हुआ, ये अलग माध्यम, तो जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो स्नेल के नियम का पालन करती है। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी इसका जो माध्यम अपवर्तनांक होगा, प्रकाश की किरण का जो अपवर्तनांक होगा दोनों माध्यम में, वो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। यानी कि ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, वो क्या होगा, इन दोनों का, एंगल आई और एंगल आर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वही इसका अपवर्तनांक होगा। तो ये इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। अपवर्तनांक क्या है, ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है अपवर्तन का दूसरा नियम। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अपवर्तन के नियम से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए देखे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि लकड़ी का पानी में मुड़े हुए नजर आना। जैसे मान लीजिए ये हुआ एक टॉब हुआ, इसमें क्या है, इसमें पानी है, ठीक है, और इसमें अगर लकड़ी एक डाला हुआ है तो आप देखेंगे कि लकड़ी जो है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, लकड़ी जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो दिस ऑल फेनोमेनन आर द कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो इसके उदाहरण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या हुआ, तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हुआ पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, पानी में रखा हुआ लकड़ी ऊपर का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, और साथ ही तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का ही क्या है, उदाहरण है, ठीक है। इसका उदाहरण में देख लीजिए क्या है, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। दूसरा तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया पानी में लकड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। ये सब क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। या फिर पानी में देखिएगा, पानी में जब मछली तैरती है तो आपको लगता है कि मछली जो है वो ऊपर है, और शिकार करने वाला शिकारी जब इंस्ट्रूमेंट को मछली को मारता है तो मछली जो है नहीं मरती। ये क्या है, ये आंखों का एक इल्यूजन होता है, आंखों का एक भ्रम होता है कि मछली जो है, मछली का प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है। ये किस्सा क्यों होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो अगर पूछा जाए कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठ हुआ प्रतीत होता है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लकड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये थे प्रकाश के दोनों फेनोमेना। इसके आगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन, ये सारी टॉपिक जो है वो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग इस समृद्धि आज के यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।